हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। और वर्ण विचार बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम शुरुआत से यानी कि नर्सरी केजी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और संस्कृत में ये 9-10 तक ये टॉपिक हमारा चलता है। तो पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार को वर्णमाला भी कहा जाता है। और अब देखिए वर्ण विचार यानी कि वर्णा यानी कि हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, अक्षर। तो वर्णमाला संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोग भवति। मैं साथ के साथ में हिंदी भी बताऊंगी तो आपका हिंदी का भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। संस्कृत में 48 वर्णा प्रयोग भवति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है और संस्कृत में 48 का प्रयोग होता है, परंतु बेटा हिंदी में 52 वर्णों का प्रयोग होता है। और वो मैं बताऊंगी वो 4 वर्ण कौन कौन से अलग होते हैं। ते मुख्यतः भाग त्रयेण विभक्ता सन्ति। वे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 स्वरा, नंबर 2 व्यंजनानि, नंबर 3 आयोगवाह च इति। तो पहले भाग में आते हैं हमारे स्वर, जिनको इंग्लिश में हम वावल बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी मैं बताऊंगी। हिंदी और संस्कृत के साथ साथ स्वर कौन से होते हैं, जो हमारे वावल होते हैं, जो वावल की मात्राओं की आवाज़ निकालते हैं, ठीक, उनको वावल कहते हैं। और हिंदी और संस्कृत में उनको स्वर कहते हैं। व्यंजनानी दूसरे होते हैं हमारे कंसोनेंट, इंग्लिश में जिनको कंसोनेंट कहते हैं, और हिंदी और संस्कृत में उनको कहेंगे व्यंजन। और तीसरे होते हैं बेटा आयोगवाह। आयोगवाह कौन से होते हैं हमारे, जैसे अंग से अंगूर और आह खाली, वो हमारे आयोगवाह होते हैं। हिंदी और संस्कृत में तीनों में होते हैं, दोनों में होते हैं। हिंदी में भी स्वर होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन होते हैं। और आयोगवाह संस्कृत में होते हैं, हिंदी में बहुत कम इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया। वर्ण यानी कि वर्णों का वर्गीकरण किया, स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। फिर हम स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। स्वर को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं, दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, लिर। ये जो लिर होता है ये हिंदी में नहीं होता है, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में 4 ही ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर में कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में 8 दीर्घ स्वर होते हैं, परंतु हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी में री नहीं होता है, डबल री नहीं होता, ये वाला री होता है, परंतु ये री नहीं होता, ये संस्कृत में होता है। तो इस प्रकार संस्कृत में हुए 13 स्वर और हिंदी में हुए 11 स्वर। ये लिर और ये री, ये 2 संस्कृत में होते हैं, संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजनानी व्यंजन, कंसोनेंट जिनको बोलते हैं इंग्लिश में व्यंजन। कुल व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में भी 33 व्यंजन होते हैं और संस्कृत में भी 33 व्यंजन होते हैं। अब उन व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया। पहले किया वर्गीय व्यंजन क से मैं तक इनको कहेंगे वर्गीय व्यंजन। और हिंदी में कहेंगे इनको स्पर्श व्यंजन। इनको वर्गीकरण किया गया, यानी कि ये क, ख, ग, ग, ड़, फिर च, छ, झ, य, ट, ठ, ढ, ढ, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म। तो इनको कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहेंगे, इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे हमारे दांत हैं, होठ, जीभ, तलवा, ये कहीं न कहीं आपस में जीभ से स्पर्श करते हैं। तो
आप बोल के देखेंगे, क वाली लाइन बोलो, क ख ग घ ढ, तो यहाँ पर हमारे गले में कंपन उत्पन्न होती है। आप बोल के देखेंगे। इसी प्रकार च वाली लाइन बोलेंगे तो हमारी जीभ ऊपर तलवे को टच करती है। ट वाली में अलग जगह से स्पर्श करती है। इसी प्रकार त वाली लाइन बोलेंगे, त थ ध ध न, तो यहाँ हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। और प फ भ भ म, यहाँ पर हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और ये संख्या में 25 होते हैं। अब है हमारा अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ को हिंदी में मध्यस्थ भी बोल देते हैं, मध्यम या मध्यस्थ बोल देते हैं। इनको मध्यस्थ यानी कि मध्य, बीच में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज़, हमारी जीभ जो होती है अंदर ही अंदर रहती है और हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि हमारी जीभ कहाँ टच करती है। अब आप बोल कर देखेंगे, य र ल व, य र ल व, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जीभ कहाँ किस पार्ट को टच करती है, इसलिए इनको कहा गया अंतस्थ व्यंजन और ये संख्या में 4 होते हैं। अब हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या उष्ण, उष्ण व्यंजन 4 होते हैं। स और है, ये भी संख्या में 4 होते हैं। इस प्रकार हमारे टोटल व्यंजन हुए 33। और इसके अलावा हिंदी में हमारे 4 व्यंजन और होते हैं। 4 व्यंजन कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अक्षय, ज्ञ, त्र, स्र। अक्षय जो बनता है क और श से बनता है। और हाँ, तो ये 4 व्यंजन हिंदी भाषा में 4 व्यंजन हमारे होते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। वो कौन से हैं? अक्षय क प्लस श, ज्ञ ज प्लस य, त्र त प्लस र और स प्लस र। ये केवल हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता। अगर संस्कृत में इनका प्रयोग करना है तो ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे। अक्षय को ऐसे लिखेंगे क प्लस श, तो इनको बोलते हैं हम संयुक्त। संयुक्त क्यों बोलते हैं? संयुक्त मैंने जुड़ा हुआ, यानी कि 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद आ गया बेटा हमारा आयोगवाह। आयोगवाह क्या होते हैं? आयोगवाह 2 होते हैं और ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में क्या आएगा आपका? अनुस्वार में आएगा आपका अंग से अंगूर। अंग से अंगूर जो पढ़ते हैं ना, वो अनुस्वार होता है। और आह खाली बोलते हो, उसको हम विसर्ग के रूप में संस्कृत में प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा प्राय, प्राय के पीछे 2 डॉट लगते हैं ना, उसको विसर्ग बोलते हैं। ऐसे ही छः लिखा, जैसे 6 उसमें भी लगाया जाता है। तो हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग होता है, परंतु विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। तो बेटा ये थे हमारी वर्णमाला। और ये बेटा मैं बार बार आपको कहूँगी, ये टॉपिक आपका जब आप नर्सरी केजी में आते हैं तभी से आपका शुरू हो जाता है और 9th 10th तक ये टॉपिक आपका चलता है। और एक चीज़ और रह गई बेटा, ये जो हमारे ये व्यंजन लिखे हैं, वर्ण की बात नहीं हो रही यहाँ पर, व्यंजन, जो व्यंजन लिखे हैं इनके नीचे एक ये डंडा सा ऐसे तिरछा ये लगा रखा ना, इसको क्या कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं इसको? हलंत। इसका मतलब होता है अगर कोई भी व्यंजन जो होता है वो बिना उसके स्वर के पूरा नहीं होता। अगर उसके साथ हलंत लगा दिया तो उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। हर व्यंजन में अ जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? अ। अगर ये हलंत हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क, और जब हम उसको बोलेंगे तो अ की आवाज़ आएगी पीछे, और हलंत लगा देंगे तो क और क। समझ आ गया? तो ये हलंत का मतलब क्या होता है?
ये विदाउट बिना ए के, इसमें ए जुड़ा हुआ नहीं है और जब हलंत हट जाएगा तो इसके अंदर ए जुड़ा हुआ होता है। समझ आ गया होगा बेटा। ये था हमारा वर्णमाला। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी टॉपिक पर बनेंगे। एक तो कई बार ये पूछा जाता है कि कै वर्ग का वो बताना, कै व्यंजन का वर्ग बताना, तो कै किस में आएगा? स्पर्श व्यंजन में। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा यह व्यंजन का वर्ग बताना, तो ये किस में आएगा? मध्यस्थ में। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है आपका वर्ण विचार। वो वर्ण विचार में आता है एक आपका वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़ना। तो वर्णों को जोड़कर भी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको वर्णमाला आएगी। और एक आता है आपका वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे कक्षा को लिखोगे कै जमा में कक्षा, कै जमा में कै, फिर कै, और फिर षटकोण वाला से, फिर प्लस आ। कक्षा कै जमा में ए जमा में कै जमा में से जमा में आ, कक्षा। तो आप जब ही कर पाएंगे ये वाले पर्सन जब आपको वर्णमाला का ज्ञान होगा। तो वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, अच्छी तरह समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये था हमारा वर्णमाला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।